पिछली बार हमने आपको बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया होगा कि वर्ग 15 के तत्वों की आक्षेपण संख्याएं क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में समझाया होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि पी ब्लॉक काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, वर्ग 15 के तत्वों का असामान्य व्यवहार के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का जो है वर्ग 15 के तत्वों में अन्य तत्वों से अलग बिहेव शो करता है, इसलिए इसको असामान्य व्यवहार कहते हैं। सामान्य का मतलब जो है जैसे ही फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मास्कोबियम जो नया तत्व आया है, ये जैसे व्यवहार शो करते हैं उनसे इसका व्यवहार थोड़ा अलग है। यानी कि एक ही फैमिली के सदस्यों में नाइट्रोजन थोड़ा अपने गुण अलग प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है ये कारण आपको यहाँ पे लिखाए हैं मैंने। वर्ग के अन्य सदस्यों से इसके परमाणु आकार छोटा है। वर्ग के अन्य सदस्यों से इसका परमाणु आकार छोटा होता है, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार वर्ग 15 के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, मास्कोबियम से छोटा होगा। दूसरा पॉइंट है इसके लिए आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा का मान उच्च या अधिक होता है। इसका मतलब भी आपको समझा चुका हूँ मैं। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन को निकालने की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होगा। इसके अलावा है नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता है। तो नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन की, ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का गुण नाइट्रोजन में वर्ग के अन्य सदस्यों से ज़्यादा होता है। अगर ये किसी परमाणु किसी अन्य यौगिक के साथ अणु के रूप में जुड़ा हुआ है तो ये दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि दूसरे परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो बॉन्ड में जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, वो उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इसमें ज़्यादा होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तुलना में। चौथा पॉइंट है संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष जिसे हम बाह्यतम कोश कहते हैं, तो इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति है। तो वर्ग आवर्त सारणी में मैंने आपको पहले समझाया था कि जो हमारा दूसरे आवर्त के तत्व हैं उसमें डी कक्षक नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान है वो 2 तक ही है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s 2p में समाप्त हो जाता है। तो जब यहाँ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s और 2p से आगे नहीं बढ़ता, यानी कि 3s 3p तक नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है इनमें डी कक्षक अनुपस्थित ही रहेगा। तो आवर्त 2 के सभी तत्वों में लगभग डी कक्षक अनुपस्थित होगा। आवर्त 2 में हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये तत्व आते हैं। इनके किसी भी बाह्यतम कोश में डी कक्षक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित रहने के कारण ये जो है 4 सहसंयोजक तक दर्शाता है। 4 सहसंयोजकता इसलिए दर्शाता है कि 3 तो इसके इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7n इसको मैं लिख दूँ, ऑर्बिटल में लिख देता हूँ, तो ये हमारा ऑर्बिटल का मतलब हो जाएगा, ये 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2px1, 2py1, 2p
Z1। तो 3 2 5 2 7 या, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने लिखा है, ये लिखा है सब सेल में लिखा है, ये उपकक्ष में लिखा है, ये उपकक्ष में, या इसको कहते हैं सब सेल। ऑर्बिटल में हम इसके संयोजी कोष का मतलब हुआ कि जो हमारा अंतिम कोष है, अंतिम कोष हमारा जो 2 चल रहा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये अंतिम कोष कहलाएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा है ये संयोजी कोष के कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2p में 2pz में 1, 2py में 1, 2px में 1, 2s2 में 2, तो कितने हो गए 5। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ तो ये हमारे इस तरीके से नाइट्रोजन के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जैसे हम अमोनिया के केस में देखते हैं तो ये NH3 करके ये हमारा 3 बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी सहसंयोजकता हो जाती है कितनी, 3 हो गई सहसंयोजकता, 3 बॉन्ड बनने हैं। अब माना इसकी हम HCl से अभिक्रिया करा देते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो HCl से अभिक्रिया कराने पे हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा। हाइड्रोजन आयन का मतलब होगा इसके 1s कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस कंडीशन में NH3 क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको प्रदान करके NH4 धनायन बना देता है। NH4 धनायन, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन की सहसंयोजकता आपको 4 दर्शाई देगी। ये इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, तो ये NH4 का स्ट्रक्चर है। ये NH4 का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। तो NH4 का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे हम इसमें प्लस आवेश दिखाते हैं। NH4 में प्लस आवेश होता है, इसको हम अमोनियम धनायन कहते हैं, NH4 प्लस आयन कहते हैं। तो प्लस इसलिए दिखा देते हैं कि जो हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं, या इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP। LP का मतलब लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये क्या करता है, अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है और एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। इस कंडीशन में NH4 धनायन हमारा जो है वो 4 तक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। NH4 धनायन 1 2 3 4, इस प्रकार से नाइट्रोजन 4 सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, छोटे आकार तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण, छोटे आकार तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति मिलती है। तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु आकार छोटा होता है, नाइट्रोजन का भी छोटा परमाणु आकार है। तो इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स का आकार और ऊर्जा लगभग समान होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए 1s कक्षक 2s ऑर्बिटल कहेंगे हम, 2s और 1s संकरण को अगर हम पढ़ें तो उसके अनुसार लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल यहाँ पे कहे जा सकते हैं। नाइट्रोजन का होगा 2s ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल हो सकता है, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के लिए 1s ऑर्बिटल। तो ये नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल होगा और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो इनके बीच में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, जैसे मैंने अभी आपको NH3 का उदाहरण बताया था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध हो गए और इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार हमारा पॉइंट नंबर 6 है, डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन जटिल यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण, क्योंकि डी में जो है वैकेंट ऑर्बिटल हो जाते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल मीन्स डी के पास इलेक्ट्रॉन का विस्तार करने के लिए डी रिक्त ऑर्बिटलों की संख्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार से अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन उनमें जो है बॉन्ड बनाने के लिए आ सकते हैं। तो
अन्य परमाणु में तो जटिल यौगिक बनेंगे, परंतु नाइट्रोजन के पास कोई डी कक्षक नहीं होता, इसलिए बड़े यौगिक नहीं बनाएगा। पॉइंट नंबर 7, नाइट्रोजन के स्वयं के साथ वो छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों जैसे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ पी पाई बंध बनाने की विशेष प्रकृति होती है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि नाइट्रोजन के स्वयं के साथ का मतलब नाइट्रोजन जब N2 अणु बनाएगा, स्वयं का मतलब होता है नाइट्रोजन का जो अणु होगा, जैसे हमारा नाइट्रोजन का अणु है N2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे। जब नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु के पी कक्षकों के साथ ऐसे ऑर्बिटल बनाता होगा, इस तरीके से ये संकरण में बताया होगा आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये कक्षा 11 में आपको बताया होगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल होते हैं इस प्रकार से। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। बाकी जो हमारे इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं ये पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इनमें, यानी कि पार्शियल शेयरिंग का मतलब आंशिक रूप से साइड पार्शियल ओवरलैपिंग, या इसको हम कहते हैं साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। तो पी कक्षकों के बीच में जो लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसको लेटरल का मतलब किनारे किनारे इनके बीच में अतिव्यापन करते हैं। ये आपको 11 में बताया था। माना ये हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का है, दूसरे नाइट्रोजन का पी एक्स ऑर्बिटल होगा, तो इनके यहाँ पर लेटरल का मतलब इनके जो है किनारों के मध्य अतिव्यापन होगा, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। तो पी पाई एक का पी पाई दूसरे के साथ पी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन है। इस प्रकार जो हमारा नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से N2 अणु बनता है। तो पी पाई बॉन्ड का मतलब जैसे नाइट्रोजन का एक यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन का पी पाई बॉन्ड इस तरीके से आएगा। एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये है, ये इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे जैसे पी एक्स ऑर्बिटल और पी वाई ऑर्बिटल हैं, इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर पार्श्विक अतिव्यापन होगा, पार्श्विक अतिव्यापन। इस तरीके से ये पी जेड ऑर्बिटल, तो इनके मध्य जो है यहाँ पर पार्श्विक अतिव्यापन या लेटरल ओवरलैपिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर पी पाई बॉन्ड बन सकता है। ये पी पाई इधर, एक नाइट्रोजन का पी पाई यहाँ पर, तो ऐसे ही एक बॉन्ड ये होगा, तो इसको पी पाई कह सकते हैं, इसको पी पाई कह सकते हैं। यहाँ बीच में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो 2 पाई कॉमा 1 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। तो 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड बना के हमारा बनता है N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसे हम कहते हैं N2। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या होते हैं, पी पाई बॉन्ड हो। नाइट्रोजन के स्वयं के साथ पी पाई बॉन्ड आपको समझा। इसी प्रकार से जो है कार्बन के बाह्यतम कोश में भी पी ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन में भी पी ऑर्बिटल होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उनके बीच वैसे हम CN कह देते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड एंड। तो यहाँ पे भी पी पाई बॉन्ड बन सकता है। ये साइनाइड आयन का एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी पी पाई यानी कि इसका पी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ आंशिक या पार्शियल लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू पी पाई बॉन्ड निर्मित करता है। और अगला पॉइंट हमारे पास है इस वर्ग के भारी तत्व पी पाई बंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके परमाणु कक्षक इतने बड़े और फैले होते हैं कि वे प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर सकते। तो संकरण जो हमारा सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार है कि बॉन्ड बनाने में जो 2 परमाणु आते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु आते हैं, उनके परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन का हमारा 2s ऑर्बिटल है, तो वो किसी अन्य 3s या 2s से ही ओवरलैप कर पाएगा। 6s या 7s
इसी दूसरे परमाणु का 7s 6s और नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। इसी प्रकार नाइट्रोजन का 2p कक्षक और किसी अन्य परमाणु का 4p कक्षक या 6p कक्षक अतिव्यापन नहीं करेंगे, उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी। उसका कारण यह है कि उन जो दूसरे बड़े परमाणु हैं उनका जो p ऑर्बिटल का मान होगा वो बड़ा होगा, उनकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और उनका आकार भी नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल से बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखता है कि वर्ग के अन्य तत्व जो हैं, बड़े तत्व हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो p पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच n ट्रिपल बॉन्ड, n जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था, एक त्रिबंध होता है। इसमें त्रिबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। नाइट्रोजन का मतलब है N2 गैस का जो अणु है बहुत प्रबलता से जुड़ा होता है, इसके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड होता है, बीच में जो है सिग्मा होता है। तो एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, 2 पाई हो गए, बीच वाला सिग्मा, तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कारण नाइट्रोजन परमाणु एक द्विपरमाणु अणु है। द्विपरमाणु अणु का मतलब N2 अणु है। इसकी बंधन इंथैल्पी का मान 941.4 किलोजूल मोल इनवर्स या किलोजूल प्रति मोल इसको कह सकते हैं, बहुत उच्च है। उच्च क्यों होगी? जैसे कि आपको बताया था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु के मध्य में अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 अणु हमारा ऐसा होता, N2 अणु में अगर हमारे पास N2 अणु है, N2 गैस का अणु है, ये अगर इसमें एक ही बॉन्ड होता तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। परंतु N2 अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसकी बंध वियोजन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेम उसी तरीके से बात आती है कि अगर हम एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो हमें कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जब 3 लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की बात आएगी तो इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए N2 अणु को तोड़ना बहुत कठिन काम है, या इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इसका मान है 941.4 किलोजूल प्रति मोल, इसको लिख सकते हैं, या मोल इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये क्या है? बंध वियोजन इंथैल्पी, यानी कि ऊर्जा की वह मात्रा जो N2 अणु को नाइट्रोजन परमाणु में विभक्त करने के लिए दी जाती है, ये ऊर्जा बहुत उच्च होनी चाहिए। यहाँ पे जो दिया है बहुत उच्च होती है। इसके विपरीत फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक के बीच में सिंगल बॉन्ड तथा एंटीमनी के बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में एकल बंध बनाते हैं ये अन्य वर्ग के सदस्य। जबकि बिस्मथ तात्विक अवस्था में धात्विक बंध बनाता है। तो बिस्मथ एक धातु है, वो धातु अवस्था में अपने परमाणु के अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन और किसी एक परमाणु का धनायन एक मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पे बनाता है, धात्विक बंध बनाता है, जो आपने ठोस अवस्था में पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको डिटेल से उसमें बताया है। तो इस प्रकार से ये जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनकी ऊर्जा कम होती है, यानी कि कम ऊर्जा से फास्फोरस के अणुओं को तोड़ा जा सकता है, आर्सेनिक के अणुओं को अलग अलग किया जा सकता है। तो इनकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे कम होगा। दूसरी बात है बिस्मथ रेडियो एक्टिव तत्व भी है, जो बहुत जल्दी विघटित हो जाता है, या उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, स्थायित्व कम है, तो कम ऊर्जा से ही वो जल्दी से बिखर जाते हैं, यानी कि उनकी बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत कम है। नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण यह अन्य तत्व के परमाणु के साथ डी पाई बंध नहीं बना सकता। तो डी कक्षक इसमें होगा ही नहीं, तो डी कक्षक नहीं होगा तो डी पाई और डी पाई बॉन्ड बनाने का कोई मतलब नहीं होता। वर्ग के अन्य तत्वों में जो है डी कक्षक आते हैं, तो ये जो है डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा वर्ग
15 के तत्वों में नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार है, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से पहले भी बताया है, इसमें लिखाया है, इसको समझा दिया है, इसको एक बार आप पढ़ेंगे। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। वर्ग 15 के जो तत्व हैं, वर्ग 15 के तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हाइड्रोजन के साथ ES3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। ES3, जहाँ E जो है वर्ग 15 के तत्व हैं, इनके मान है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर हम E की जगह N रखेंगे तो NH3 बनेगा, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा अमोनिया। अगर हम P रखेंगे तो इसका हाइड्राइड हो जाएगा फास्फीन। ये ASH3 रखेंगे तो आर्सेनाइड हो जाएगा। ये बिस्मथ एंटीमनी हाइड्राइड हो जाएगा, ये हमारा बिस्मथाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग हाइड्राइड बन सकते हैं। अब इनमें बढ़ती अपचायक गुण, यहाँ पे लिखता है कि हाइड्राइडों का अपचायक गुण बढ़ता है। अमोनिया केवल एक मृदु अपचायक है, जबकि BiS3 प्रबलतम अपचायक है। क्षारकता भी इसी क्रम में घटती है। तो अपचायकता का गुण का मतलब हाइड्रोजन आयन परित्याग करने की जो क्षमता होगी BiS3 की सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का परित्याग बहुत आसानी से कर देगा। और NH3 में हाइड्रोजन का परित्याग अधिक ऊर्जा पे होगा, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या होगा हमारा, कम अपचायक होगा, और सबसे ज़्यादा अपचायक BiS3 होगा। अमोनिया से हाइड्रोजन का रिलीज थोड़ा कठिनता से होगा। PS3 में अमोनिया की तुलना में थोड़ी सरलता से हो जाएगा। इसी प्रकार आर्सेनाइड में ये हाइड्रोजन को फास्फीन की तुलना में थोड़ा और जल्दी रिलीज करेगा। एंटीमनी इससे जल्दी रिलीज कर लेगा, और बिस्मथ सबसे जल्दी हाइड्रोजन आयन को प्रदान करेगा, तो इसलिए बिस्मथ सबसे ज़्यादा अपचायक हो जाएगा। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा छोटे आकार के कारण अमोनिया ठोस एवं द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाती है। नाइट्रोजन छोटा होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु भी उतने बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। तो इनके अणु जो हैं छोटे होने के कारण प्रबल रूप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अमोनिया के अपने अणुओं के मध्य होगी, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में। यही कारण है कि इसके गलनांक और पतनांक PS3 से अधिक होते हैं। तो प्रश्न आपसे 11 में भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी ये प्रश्न आया है। वहाँ पे प्रश्न ये था कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? उस क्यों का जवाब आपने यहाँ देना है कि फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण इसके अणु बड़े होंगे, बड़े होने के कारण ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए द्रव अवस्था में भी नहीं होगा, वो गैस अवस्था में रहेगा। और अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु आकार छोटा होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रबलता से कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा है वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों का बनना। तो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर देंगे तो हमारा अमोनिया बन जाएगा और एक नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl यहाँ पे NH4 धनाइन देगा और Cl यहाँ पे ऋणाइन देगा। एक लवण है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होते हैं? जिसमें एक धनाइन होता है, एक ऋणाइन होता है। अब ये क्षार टाइप का है हमारे पास, तो ये Ca+2 आयन देगा, OH 2 ऋणाइन देंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास? NH4 धनाइन और OH, NH4OH। NH4OH हमारा फ्यूजित हो जाएगा NH3 और 2H2 में, और Ca जो है Cl आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो Ca 2 Cl आएंगे तो CaCl2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार N2 और अमोनिया का जो व्यापारिक स्तर पे निर्माण होता है, इसमें N2+3H2 2NH3 बनाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और उसके बाद CO2 के अक्रिय वातावरण में सफ़ेद फास्फोरस NaOH से क्रिया करता है, तो ये फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास फास्फीन बनेगी, यानी कि वर्ग 15 का एक हाइड्राइड फास्फीन भी है, PS3। और समीकरण आप ये याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, NaS2PO4। इसी प्रकार से हमारे पास Ca3P2+6H2 है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड लिखा है, ये आप ध्यान से लिख लेंगे इसको, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस जल, तो ये बनेगा PS3 फास्फीन गैस बनेगा ये, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी जिंक आर्सेनाइड है,
Zn3 AS2 6HCl, ये बनेगा ASS3 आर्सिन बनेगा, ये आर्सिन कहेंगे इसको। तो यहाँ पे भी आर्सिन पढ़ेंगे इधर जो आपको बताया था। और यहाँ पे है Zn3Sb2 जिंक एंटीमोनाइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टिबिन। SbS3 जैसे NH3 PS3 वैसे ही हमारा SbS3 वैसे ही ASS3। तो स्टिबिन, आर्सिन, फॉस्फिन और अमोनिया, ये आपको यौगिकों को ध्यान देना है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ।